नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश में केंद्र या केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों के बीच संबंध और उनके अधिकारों को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन अब ये विवाद नए चरम पर हैं। हालांकि मामला भाषाओं की पहचान हो, असमान विकास का हो, राज्यों के साथ भेदभाव का, या राज्यों के पुनर्गठन और उन्हें विशेष राज्य का दर्जा देने का, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा साफ है। लेकिन फिर भी कई बार केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच अलग अलग मसलों को लेकर विवाद हुए हैं। ताजा विवाद पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई के बीच है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2014 में सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले की जांच शुरू की, लेकिन अब शारदा चिटफंड मामले को लेकर सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार आमने सामने है। जहां कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने गई सीबीआई टीम को राज्य सरकार ने वापस लौटा दिया और सीबीआई अफसरों को कई घंटे हिरासत तक में रखा। और अब इस मामले में सीबीआई और राज्य सरकार के बीच एक अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा है। लेकिन इस पूरे मामले के सहारे हम आज समझेंगे कि असल में देश में सीबीआई या फिर केंद्रीय एजेंसी के अधिकार, उनका दायरा, सीमाएं क्या हैं, राज्यों के बीच ये टकराहट क्यों है और इसका जो असर है वो कहां पर और किस तरीके से है, और विकल्प यानी कि रास्ता क्या हो सकता है। हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अनिल चौधरी जी हैं, पूर्व सचिव आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ बलविंदर सिंह जी हैं, पूर्व विशेष निदेशक सीबीआई, स्वागत है सर। देश रतन निगम हमारे साथ हैं, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही शेखर अय्यर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शेखर, बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं बलविंदर सिंह जी आपसे करना चाहूंगा। कोलकाता में जो कुछ हुआ बीती रात और कल, और जिस तरीके से पूरा मामला, एक तरफ सीबीआई और दूसरी तरफ राज्य सरकार या फिर राज्य पुलिस, क्यों है ये, और क्या इससे पहले कभी याद पड़ता है कि इस तरह का कोई मामला जहां पर इस तरह का संकट खड़ा हुआ हो? मेरे एक्सपीरियंस में इतना संकट आज तक हमने कभी नहीं देखा है। बहुत दफ़ा पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, लेकिन इस किस्म का संकट आज तक कभी नहीं देखा गया। क्या ये माना जाए सर कि सीबीआई जो दलील दी जा रही है कि राज्य में जो से परमिशन थी उसे नहीं दिया गया, कई राज्यों ने उस परमिशन को, जो सुमोटिव परमिशन हुआ करती थी, इजाजत, उसे खत्म कर दिया, ये किस दिशा की तरफ बढ़ते कदम हैं उन राज्यों के? और फिर ऐसे में सीबीआई अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट की निगरानी या उसके आदेश के बाद किसी राज्य में किसी मामले की जांच कर रही है, तो फिर उसका दायरा क्या है? जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का सवाल है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टेट सब्जेक्ट है, और सीबीआई जो इन्वेस्टिगेट करती है वो स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्सेंट के बाद करती है। कॉन्सेंट जनरल हो सकती है, कॉन्सेंट केस स्पेसिफिक हो सकती है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का सवाल है, वो डायरेक्शंस दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए विदाउट एनी कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्सेंट की जरूरत नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन लिए बोलें। अब क्वेश्चन होता है कि अगर कॉन्सेंट पहले थी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट का केस लॉज हैं काफ़ी, जिसमें यह क्लियर कर दिया गया कि एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे अगर सीबीआई, तो दे कैन कैरी ऑन द इन्वेस्टिगेशन। ओके अनिल सर, जिस तरीके से पूरा मामला है, और जैसे कि कहा बलविंदर जी ने, क्योंकि मामला ये 2013 में जब एसआईटी बनी, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंपा, और जो आधार दिया जा रहा है कि बिना राज्य सरकार को बताए या परमिशन लिए अतिक्रमण किया जा रहा है, सीबीआई वहां पर पहुंची, जांच करने की कोशिश कर रही थी या हिरासत में लेने की कोशिश, क्या वाकई ऐसा माना जाए कि सीबीआई अपने लॉ जो है उसको फॉलो करते हुए वहां पहुंची, और राज्य सरकार, जैसे कि बताया गया, वो असल में कहीं ना कहीं उन नियमों को या फिर अधिकारों को लेकर ट्वीट कर रही है? कविन जी, स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सही कहा बलविंदर सिंह जी ने कि हमने भी देखा है, अलग अलग दिशाओं में देखते थे, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट। गृह मंत्रालय में मैं सचिव था,
उसका ये काम था कि बातचीत करी जाए, टकराव से नहीं मिल के आप करिए जो भी करना है। मुझसे कहा जाता था आप मुख्य सचिव से बात करिए, डीजी पुलिस से बात करिए और इसका समाधान निकालिए। यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है, इतनी गंभीर और दुख होता है, निंदनीय है। और मैं उंगली एक के ऊपर नहीं उठाऊंगा, मैं पार्टी से हमेशा ऊपर रहा हूँ और वीआईपी से ऊपर रहा हूँ। ये बहुत स्थिति गंभीर है, इसको ये कैसे समाधान होगा समझ नहीं आता। कोर्ट से ही होगा मेरे ख्याल से। मैंने सुना है कि कल कलकत्ता हाई कोर्ट में भी एक आ रहा है मामला और सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को पूरा राइट है, दायरे में सब चलते हैं। जुडिशरी अपने दायरे में, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने दायरे में और पॉलिटिकल लीडरशिप अपने दायरे में, सबका बंधा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, वो सीबीआई की दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। कैसे निभाती है वो उसको देखना था कि आप पुलिस कमिश्नर को संडे वाले दिन घर में 40 सीबीआई के लोग, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इतनी तादाद में नहीं जाती। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग हमारे संविधान में स्टेट का दायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको साथ लेके ही जाना था। और संडे वाले दिन गए तो फिर उनको कहते हैं अरेस्ट नहीं किया, उनको वहाँ से हटा दिया गया, ले गए पुलिस पोस्ट में। और आगे क्या होगा, धरने पे बैठ गई है। बहुत सही है कि स्टेट के पुलिस के ऑफिसर्स को धरने पे नहीं बैठना चाहिए, उनको कानून बना के रखना है। और वो कहते हैं ये बिल्कुल हमारा शांतिपूर्ण और सत्यवादी धरना है। धरना तो धरना है, देखिए जो भी है। और पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना इसमें भला देखेंगी, सब देखेंगी, लेकिन कुछ लोगों को सोचना चाहिए इससे ऊपर उठ के कि इसलिए देश का आगे क्या होगा। इंस्टीट्यूशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड लॉ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंस्टीट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ। दैट इज माई व्यू एंड इट्स वेरी वेरी सैड सिचुएशन। देशरतन साहब, दो चीज़ें मैं समझना चाहूँगा। एक तो ये कि जिस तरीके से पूरी ये कार्रवाई हुई, क्योंकि मामला पिछला है, बताया जा रहा है उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, जैसा कि कहा अनिल साहब ने कि कोऑर्डिनेशन, बातचीत के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ने का विकल्प होता है। यहाँ पर कौन किसके अधिकारों का अतिक्रमण करता हुआ नज़र आ रहा है या कौन अपने संवैधानिक जो अधिकार है उससे बाहर जाता नज़र आ रहा है? देखिए, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया था और डायरेक्ट करा था इंक्वायरी करने के लिए। तो सीबीआई के पास और कोई चारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को मानना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। और जैसा मुझे ज्ञात है कि ये एक सीआरपीसी में 160 सेक्शन है जिसके तहत समन्स भेजे गए थे, जिसको कि माना नहीं जा रहा था वेस्ट बंगाल में, जो कि एक वैधानिक तरीके से एक कानूनी कार्रवाई है। 3-4 बार कोशिश की गई थी, ये भी एक और कोशिश थी, क्योंकि मैं समझता हूँ क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर इन्वॉल्व था, तो शायद सीबीआई ने कोशिश करी कि एक बार जाके मिल के बात कर ली जाए। वरना इसके बाद का क्या है कि बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट होते हैं, अरेस्ट होता है। अगर आप नहीं साथ देते हैं तो कोर्ट कहता है कि इनको पकड़ के लाओ। तो वो स्थिति मेरे ख्याल से नहीं करना चाहते थे, और सिंस बहुत समय से ये अवॉइड किया जा रहा था सिचुएशन को, तो इसलिए मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा लोगों को लेके गए वहाँ पर, और इसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शायद थाने में भी दी थी। तो उन्होंने एक प्रक्रिया का पालन किया है। और चिंता का विषय ये है कि ये तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन तो हक है सीबीआई का, अगर कोई एफआईआर होती है तो वो उनका, अगर नहीं करेंगे तो फंसेंगे, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं। तो ये तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बात थी, कुछ सवाल जवाब पूछे जाने थे, और ये जो शारदा स्कैम है इसकी तह तक पहुंचना था कि क्या आपके पास सबूत हैं क्या नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें, 2013 में जो एसआईटी बनी थी उसके राजीव कुमार अध्यक्ष थे, और उन्होंने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं और वो उनके पास हैं। तो सीबीआई का कहना है कि वो सबूतों को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और ये मामला और ना बिगड़े, तो इसलिए इनसे पूछताछ करना ज़रूरी है इस वक्त। लेकिन राज्य सरकार का ये दावा कि बिना हमें परमिशन लिए, हमारे से बिना हमें इन्फॉर्म किए हुए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के घर पर जाकर उसकी तहकीकात करना या उसको हिरासत में लेने की कोशिश, कई सारे आरोप लगाए हैं। क्या राज्य का अधिकार इस तरीके का बनता है, और उसको जो राइट दिए गए हैं, क्योंकि सीबीआई की जो गठन है जिस एक्ट के तहत है उसमें कंपलसरी है कि उसको राज्य की परमिशन लेनी होगी? देखिए, एक जनरल कंसेंट की जो बात होती है वो वेस्ट बंगाल ने ले ली है वापस सीबीआई का, जिसमें सीबीआई को पुलिस के अधिकार थे और ऑटोमेटिक एफआईआर रजिस्टर करने थे। लेकिन वो जिस दिन उन्होंने अधिकार वापस लिया, अपनी कंसेंट वापस ली, उसके आगे वाले दिनों में लगेंगे, पिछले
तारीख से नहीं लगेंगे। जो केसेस पहले से चल जो रहे उस पे नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने आपके काजी लेंदुब दोरजी करके केस है 1994 का, और 1961 का ईजी बारसे करके केस है, उसमें साफ कहा हुआ है कि आपको जो पिछले केस चल रहे हैं उसमें कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पुलिस के अधिकार रहेंगे। जो भी अगर इस तरह का कानून आता है वो पिछली डेट से नहीं लगता है, अनलेस एंड अनटिल उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन इस तरह के ना हो। तो पुलिस के पावर्स हैं सीबीआई के पास इस केस के लिए, वो वहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं और उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो सीआरपीसी की कानूनी प्रक्रिया है, अगर 160 का सम्मन गया है तो पूछताछ करेंगे ही आपसे, और इसमें मेरे ख्याल से किसी को बाधा डालने की ज़रूरत नहीं है। और उनका डिटेंशन सीबीआई का ये बहुत खतरनाक है हमारे संघीय ढांचे के लिए। शेखर, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है और जिस ओर मुड़ता दिख रहा है, जो रंग लेता दिख रहा है, वजह क्या है? क्योंकि इससे पहले भी कई राज्यों में अधिकारियों या बड़े बड़े केसेस खुले हैं, सीबीआई ने जांच की है, वहां पर प्रमुख सचिव तक कई राज्यों में ऐसा हुआ जो जांच के घेरे में आए हैं, बड़े पुलिस वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या है कि एक ऑफिसर या इस जांच को लेकर मामला मुख्यमंत्री धरने पर, और सीधे मैं कहूं जो संघीय ढांचे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक चोट पहुंचती है इससे। सही कहा आपने देखा होगा कि कल ही जिस समय कलकत्ते में ये हो रहा था, कल ही चेन्नई में इंक्वायरी चल रहा है 4 आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ जो गुटखा स्कैम करके। गुटखा एक वस्तु है जो तमिलनाडु में बैंड है, लेकिन फिर भी उसका अलाउ किया गया था। दिल्ली जैसे कलकत्ते पुलिस कमिश्नर इंक्वायरी है में, इसमें चेन्नई पुलिस कमिश्नर इंक्वायरी चल रहा है। वो चारों आईपीएस ऑफिसर सबमिट हुए, जांच में पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। उसी तमिलनाडु में एक चीफ सेक्रेटरी का अरेस्ट हुआ था, चीफ सेक्रेटरी का भी रेड हुआ था घर, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब यहाँ क्यों प्रॉब्लम है? तो इसको समझने के लिए हमें किस केस पर हो रहा है वो समझना है। वो है 2 बड़ा स्कैम। वो स्कैम भी क्या है? एक है शारदा चिट फंड स्कैम, दूसरा रोस वैली स्कैम। उस स्कैम में क्या हुआ? करोड़ों गरीब लोग जो अपना सेविंग्स डाले थे उसका घोटाला हुआ। वो घोटाला जैसे खत्म हो रहा था, रोज वैली करके एक दूसरा कंपनी आया, विज्ञापन देकर ये कहा कि आप जो लोग निराश मत होइए, इसमें डालिए। फिर इसका भी वही हुआ। और दोनों कंपनियां अपने ब्रांड बनाने के लिए तृणमूल पार्टी लीडर्स के साथ लिए मीडिया कंपनीज क्रिएट किए, जिसमें तृणमूल के नेता उसमें डायरेक्टर्स बने। और ये पहली किसी पुलिस ऑफिसर की अरेस्ट हो रही है ऐसी बात नहीं है इस केस में। तृणमूल के बड़े नेता मदन मित्रा, जो माना जाता है तृणमूल के स्ट्रांग मैन, उनका अरेस्ट हुआ जब वो मंत्री थे, फिर मंत्री पद छोड़े। तब ममता बनर्जी के लिए प्रॉब्लम नहीं हुआ, तब सीबीआई ऑफिसर को घेरने के लिए कलकत्ता पुलिस नहीं गई। मदन मित्रा के बाद मुकुल रॉय हुआ, तब उस समय तृणमूल में थे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद सुदीप बंदोपाध्याय, 2 राज्यसभा एमपी इस पर कार्रवाई हुई जो तृणमूल के हैं। तो ये लगातार कार्रवाई चल रही है। ऐसी क्या बात है? क्योंकि बिना पॉलिटिक्स, संविधान, सीबीआई, स्टेट, ये वो, उसका मुझे नहीं लगता है कि हमारे दर्शकों को या हमारे बीच में कोई इन्फॉर्म डिबेट हो सकता है। क्योंकि सवाल है ये क्या चीज है जिसके लिए ममता इतना दूर जा रही है? पुलिस कमिश्नर घर क्यों भागी? टीएमसी ने इसी जवाब को लेकर, जिनका जवाब आया है कि पहले जो गिरफ्तारियां हुई, जो सम्मन्स आए, उसमें सीबीआई ने जो रूटीन प्रोसेस था उसको फॉलो किया। इस मामले में न तो इन्फॉर्म किया गया, न उस प्रोसेस को फॉलो किया गया। यहाँ भी कलकत्ते कमिश्नर एब्सकॉन्डिंग है करके भी खबर आ रही थी, सबमिट नहीं कर रहे थे। कि सवाल है कि अभी कहा जा रहा है, जो बातें चल रही है यही है कि जैसे निगम साहब ने कहा कि उन्होंने कुछ, क्योंकि देखिए पहले ये कंपनी बंद हुई 2013 में, उसके बाद लोगों को जो परेशानी, जिन्होंने डिपॉजिट किए थे पॉन्जी स्कीम में, उनके बाद ये शुरू हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके आपने ओवरटेक और किया। वो सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरवीन किया? कांग्रेस ने पिटीशन डाली थी, उसमें कांग्रेस के पिटीशन पर कार्रवाई हुई। ये भी हमें समझना है। देखिए ये बिना राजनीति नहीं है, शुरू से लेकर अब तक। नंबर 2 ये हो गया। अभी क्या बात है कि जैसे केस ऑलरेडी चल रहा है, और जब केस चल रहा है, मान लीजिए गुजरात में जब सीबीआई भेजा गया मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, क्या गुजरात सरकार ने उनको आने में रोक लिया? जब अमित शाह को अरेस्ट हुआ, क्या गुजरात पुलिस उनको घेरी? एक सवाल है कि आप इसको एक सिंपैथी फैक्टर कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि चुनाव केवल मोदी जी के लिए आ रहा है ये नहीं है, ममता के लिए भी आ रहा है। ओके। अब इसमें राजनीति हो रहा है, तब राजनीति हो रहा है तो उस हिसाब से उसके एंगल्स होंगे। अनिल जी,
एक और थोड़ा सा मैं टेक्निकल पॉइंट पे जाना चाह रहा था कि जिस तरीके से सीबीआई बना और उस वक्त जो संघीय ढांचा था उसके काम करना, क्योंकि स्टेट के पास उस तरह की एजेंसीज नहीं थी, एक्सपर्टाइज लोग नहीं थे, इसे लगाया गया, इसे बनाया गया। मोटिव था कि भाई इजाज़त आपने एक बार दे दी और आप वो जांच करेगी। लेकिन जिस तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, जो संघीय ढांचे में जो कॉमन ज़रूरतें या जो गोल थे, आपको लगता है कि राजनीति के चलते अब वो भटकाव शुरू हो रहा है? क्योंकि कई ऐसी स्कीम्स भी हमने देखा कि सेंटर अगर लॉन्च करना चाहता है, स्टेट डिनाई कर देते हैं। सीबीआई जैसी संस्था अगर स्टेट में काम नहीं करेगी तो फिर, और जबकि सब जगह अगर कहीं कुछ होता है तो नाम होता है कि सीबीआई जांच कर, हम उसकी मांग करते हैं। सचिन जी, 1936 में ब्रिटिश रूल में के तहत ये पहली बार स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना था। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में जिसने ब्राइबरी ली थी या करप्शन था, उसके केसेस की जांच करने के लिए 1946 में ये दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर घूस ली है या रिश्वत ली है तो सीबीआई इंक्वायरी करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट भी कह सकती है हमारे अफसरों के खिलाफ आप करिए इंक्वायरी, कह के होम मिनिस्ट्री को अप्रोच करेगी, होम मिनिस्ट्री सीबीआई से कहेगा, तब वो आएंगे। अब इस केस में आप देखिए सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन कर रही है, टाइमिंग 4 साल पुराना केस है। आप अब इलेक्शन से 3 महीने पहले अगर इस तरह को इतना ज़्यादा वो कर लिया है तो देखो राजनीतिक पार्टीज जो हैं वो तो अपना भला देखेगी, ममता देखेंगी। मैं ममता जी के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ और भ्रष्टाचार को करना चाहिए, पूरी तरह से सहमत हूँ शेखर जी से। भ्रष्टाचार को लेकिन प्रोप्राइटरी होती है, प्रोटोकॉल होता है, उस तरह से होता है। You cannot take law into your own hands. Law and order is a state subject and policing is a state subject under the constitution. या तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप हटा दीजिए और कहिए कि नहीं, जैसा हम मेरा मन होगा मैं करूँगा। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हुआ, ना सीबीआई की हिस्ट्री में। मैंने आईबी में भी काम किया है, मिल के काम करते थे सब लोग। एंटी टेररिज्म हो, एंटी करप्शन हो, जो भी मामला हो, इस तरह सुलझाया जाता है मिल के, और टकराव से नहीं होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना भला देखती हैं, वो अपना काम करें। अरे जी, अगर किसी स्टेट में, अगर हम पश्चिम बंगाल को उदाहरण के तौर पर लें, सीबीआई परमिशन मांगे, स्टेट गवर्नमेंट डिनाई कर दे, विकल्प क्या है? सीबीआई के पास क्या रोड मैप हो सकता है फिर ऐसे मामले में, ऐसे केसेस को आगे बढ़ाने का? मुझे फैक्ट्स के बारे में मालूम नहीं है इसमें क्या किया था। ये मालूम है कि ये एब्सकॉन्डर का जब कहा इन्होंने, एब्सकॉन्डर के लिए एक डेफिनेशन दी है, कब डिक्लेयर हो सकता है एब्सकॉन्डर। इतने दिन उसको पहले नोटिस लगाओ, उसके घर में चिपकाओ, फिर जाके कहो कि एब्सकॉन्ड कर गया है। एक दिन की कैजुअल लीव पे गया था मैंने, तो आज कलकत्ता पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की। एक मिनट, मुझे आपको मौका दिया जाएगा। देखिए फैक्ट दिया जाएगा, बोलने दीजिए। देखिए एब्सकॉन्डर, एक दिन की कैजुअल लीव में एब्सकॉन्डर नहीं होता है, और पुलिस कमिश्नर घर पे ही था। कहाँ एब्सकॉन्डर था, कहाँ एब्सकॉन्ड कर गया एक दिन के लिए, जो कि आपको छापा मारना पड़ा उसके घर पे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तरफदारी नहीं कर रहा हूँ ना स्टेट पुलिस की, और उनके बारे में मैंने सुना है कि अच्छे अफसर हैं, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हैं, रुड़की यूनिवर्सिटी से। दोनों जो पक्ष है वो आउट ऑफ वे जाकर अपने अपने जिम्मेदारी से बाहर निकले हैं, दोनों निकले हैं, और दोनों को ही थोड़ा सा डिट्रैक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्या ये देश के हित में। वो कोई सोचता नहीं है, सब अपना अपना भला सोचते हैं। देखिए मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, तो ये जो कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल, देखिए जब कंसेंट है, ये सब उस वक्त के केसेस हैं जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की कंसेंट थी, और सीबीआई उस कंसेंट के तहत सीबीआई के पास पुलिस पावर्स हैं, वो रजिस्टर कर सकते हैं, नॉर्मल के तरीके से जाके इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा अगर देखा जाए, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन की बात थी, कोई अरेस्ट की बात नहीं थी, और ये एब्सकॉन्ड वर्क तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अवॉइड कर रहे थे वो समन्स, तो इसलिए वो मिलने गए थे। और इसमें मेरे ख्याल से किसी को डर किस बात का है, मुझे ये नहीं समझ में आता। दूसरा, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का एग्जाम्पल दिया, जब उनके खिलाफ इस तरह की जांच चल रही थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, घंटों घंटों उनका इंटरोगेशन हुआ, और ना उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और ना उन्होंने सीबीआई को रोका उस वक्त। तो ये एक उदाहरण सबके सामने होना चाहिए। और इस तरह से देखिए, दूसरा ये मैं समझता हूँ कि मान लीजिए अगर किसी राज्य सरकार के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो तो कभी परमिशन नहीं देंगे। तो जांच कैसे निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होगी?
तो इसके लिए मैं समझता हूं कि इनको कोर्ट में जाना चाहिए, और ये जो कंसेंट विड्रॉ करी गई है वो जुडिशियल रिव्यू के, जैसे अगर कंसेंट विड्रॉ करी, ये भी चैलेंज हो सकती है कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के तहत। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कंसेंट विड्रॉ कर ली तो सेंट्रल के पास कोई चारा नहीं है, वो इसको चैलेंज भी कर सकते हैं कोर्ट में, और केस टू केस बेसिस कोर्ट में जाके अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो कोर्ट से भी परमिशन ले सकते हैं। परवीन सिंह जी, सवाल अब फिर खड़ा वही होता है कि असल में जिस तरफ बढ़ रही है टकराहट, चाहे इस केस को देखें या इसके जैसे कई सारे केसेस, जब हम केंद्र और राज्य की बात करते हैं या केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों की बात करते हैं, क्या सबसे बड़ा इस वक्त खतरा लगता है? क्योंकि जो बात, एक सवाल खड़ा होता है कि अगर राज्य में कोई बड़ा करप्शन हुआ या कोई बड़ा केस होता है तो फिर सीबीआई जैसी संस्था की क्या जांच की जरूरत नहीं है? और अगर है तो फिर काम कैसे करेगी अगर एक एक करके स्टेट कंसेंट हटाते रहेंगे? देखिए, जहां तक कॉन्सेंट का सवाल है, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। बहुत दफ़ा बहुत सारी स्टेट्स ने कॉन्सेंट विदड्रॉ किया है इन द पास्ट। लेकिन जहां तक हायर कोर्ट्स की पावर्स का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, वो वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि वो बिना कॉन्सेंट के ऑर्डर कर सकते हैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन। मान लीजिए किसी मंत्री के खिलाफ है, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ है, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं अगर कॉन्सेंट ना भी हो तो। जहां तक स्टेट का कॉन्सेंट विदड्रॉ करने की पावर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो कॉन्सेंट दे सकते हैं, कॉन्सेंट विदड्रॉ कर सकते हैं, उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन का कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि कॉन्सेंट देना या मना करना स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। इट इज विद इन द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट टेल द स्टेट कि आप कॉन्सेंट दीजिए या नहीं दीजिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सोचती है इस केस को इन्वेस्टिगेट सेंट्रल एजेंसी को करना चाहिए, they have the power, the Supreme Court has the power to order that. अब आगे का रास्ता क्या है सर? अगर order specific investigation, अगर इस तरह but के मामलों cannot पर compel a राज्य, state government to give consent. जी, इस तरह के केसेस में अगर राज्य परमिशन नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ रास्ता बचता है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का? उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? फिर सिर्फ संवैधानिक कोर्ट का तौर पर रास्ता बचता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर के ऊपर हो सकती है। फिर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, दो रास्ते हैं। जुडिशियल रिव्यू का रास्ता, अगर मान लीजिए किसी नियत ऐसी नहीं है आपकी, आपने कंसेंट विड्रॉ कर ली जिसमें नियत देखी जाती है, मेलाफाइड जिसको बोलते हैं, तो वहाँ जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। ईजी बारसे के केस में बोला गया है। दूसरा तरीका ये है कि नया एक्ट लाया जाए जिससे कि अगर 50% स्टेट कंसेंट दे दें वो एक्ट को, तो इस तरह का जो कंसेंट है जो स्टेट से लेना होता है उसको हम पार कर सकते हैं, उस दुविधा को हम पार कर सकते हैं। 50% स्टेट अगर कंसेंट दे दें, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में जा रहा है, उनके अधिकार क्षेत्र से, तो यहाँ 50% अगर स्टेट कंसेंट दे देते हैं उस एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट, तो ये जो दुविधा है निष्पक्ष जांच की, से सीबीआई को वो पावर्स आ सकते हैं। लेकिन क्या अनिल जी, जो संवैधानिक ढांचा है और जिस तरीके से केंद्र राज्यों का साफ तौर पर बंटवारा है कुछ मसलों पर जो उनका लिस्ट है, अगर इस तरीके की टकराहट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट दूसरी जगहों पर पड़ता है? देखिए, पहले भी हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ सीबीआई ने इंक्वायरी करी है और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी किया है। मुझे याद पड़ रहा है शायद अरुणाचल प्रदेश में या कहीं किसी ने रिज़ाइन भी किया था इस मामले को लेकर, नागालैंड में किया था। तो ये समाधान इसका निकल सकता है अगर हमारी लीडरशिप, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक एंड जुडिशरी जो लीडरशिप है वो अपने को अपने दायरे से उठ के और देश के हित में सोचे, तो कह सकते हैं उसको आप कर सकते हैं कि स्टेट के पास, सेंटर के पास पावर्स हैं, प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करिए, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया, है कि नहीं पावर्स है, कर सकते हैं। तो वो संविधान के मुताबिक तो चलना पड़ेगा जब तक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम इज सेकेंडरी, उसमें सीबीआई को पावर्स को आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये दायित्व सीबीआई का है। मेरे ख्याल से तो कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, वो जो हो रहा है उन दोनों को स्टेप बैक करना पड़ेगा और जुडिशरी विल हैव टू स्टेप इन। मामला आ रहा है कल, आई थिंक कलकत्ता पुलिस ने भी किया है, सीबीआई ने भी किया है, और दोनों का मामला कल आएगा सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में। वहीं समाधान होगा इसकी कि आगे कैसे किया जाए। शेखर, एक आखिरी कमेंट आपका। जिस तरीके से मैं कहूँ कि राजनीति जो है हावी होती दिख रही है इस तरह के जब मसलों पर, तो फिर सीबीआई जैसी संस्था और उनकी जो कार्यशैली है या फिर जो केसेस हैं, सीधा इम्पैक्ट वहाँ पर देखते हैं। और जब इस तरह के मामले चुनाव के नज़दीक हों
देखिए, एक इंसिडेंट को हम याद रखेंगे तो फिर वही आगे रास्ता क्या दिखा सकता है। 97 में जब देवगौड़ा सरकार थी, लालू प्रसाद के खिलाफ फॉर्डर स्कैम का केस हुआ था। लालू जी ने इस्तीफा दिए, राबड़ी देवी को बिठाए और सीबीआई अरेस्ट करना चाहते थे। उस समय जॉइंट डायरेक्टर विश्वास, याद होगा आपको, उन्होंने अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर किए। उस समय स्टेट बिहार पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया। तब सीबीआई ने आर्मी सेना की मदद मांगी। सेना ने कहा कि भाई हम नहीं कर सकते, आप सिविल अथॉरिटीज से हमें ये चाहिए। फिर मामला जाके फिर कोर्ट को गया। तो ये एक ऐसा भी प्रेसिडेंट है जहां सीबीआई ने सेना की, और वही विश्वास को ममता जी ने अपने पार्टी में लिए मंत्री रखे 2 साल, वेलफेयर मिनिस्टर। तो ये इसमें पॉलिटिक्स सीबीआई में क्यों आ रहा है? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए, जब भ्रष्टाचार का मामला है, अगर सीबीआई के पास कोई अगर इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं हो, कौन सीबीआई का अलाउ करेगा अपने खिलाफ, केंद्र में हो या स्टेट में? तो जब तक आपकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं हो सकती है, क्योंकि बार बार ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ, भाई सीबीआई डायरेक्टर कैसे चुना जाए और उसको कैसे निकाला जाए, अभी भी हमने देखा एक सुप्रीम कोर्ट के मामले सामने आया। तो इसका ये है कि पॉलिटिशियंस को ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि वही कानून बनाते हैं, वही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो अगर देखिए, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा पॉलिटिकली भी ममता को क्या डर है इसमें। ममता एक पॉपुलर पॉलिटिशियन है, आज भी तृणमूल का कोई नहीं कह रहा कि तृणमूल का कुछ ज़्यादा कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको डर होने की क्या बात है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब अगर राजनेता डरेंगे जांच से और भ्रष्टाचार मामले में, तो पब्लिक भी देख रही है भाई क्या है, क्या हो रहा है। बिल्कुल, चलिए वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जब डर की बात होती है तो डर सबसे बड़ा ये है कि देश में जो संवैधानिक ढांचा है और केंद्र और राज्यों के जिन अधिकारों को दिया गया है संविधान में, क्या वो सही हैं, या फिर कहीं उसमें इस राजनीति के चलते अतिक्रमण या उसमें कहीं कोई झटका या उन्हें कोई कमजोर करने की कोशिश हो रही है, और इसे कैसे दूर किया जाए। तो फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें अपनी राय, सुझाव, आलोचना भेज सकते हैं। साथ ही हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं। नमस्कार।